सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है? एवरीथिंग टर्निंग आउट टू बी एंड वर्किंग आउट गुड? बाय द वे, दिस इज चिराग दहिया एंड यू आर स्टडिंग polity with me as of now. And it's not that I am a teacher, I am just as much of a student as you are, but it's just that I have been studying all this since last 2 years, and this is my third year of preparation, and I just wanted to do this in a different way. So that is why I am starting to teach it. Maybe some avenues in the future in the teaching line will also open for me, who knows. So anyhow, so what I wanted to share with all of you is that we are gonna revise first of all. But before that, what I wanted to share with you is that in Lakshmikant हमारे पास हर चैप्टर, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के एंड में यहाँ पर उस चैप्टर से, उस टॉपिक से रिलेटेड जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो बेयर एक्ट वाली जो हमारी बुक है उसके अंदर से मिल जाएगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल एक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, नॉट एक्ट्स, आर्टिकल्स हैं, वो सारे हर चैप्टर के एंड में यहाँ पर दिए होते हैं. सो इफ़ यू वांट, फॉर एग्जांपल, कि जैसे यहाँ पर लिख रखे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, अब यहाँ पर यू कैन गेट कन्फ्यूज्ड दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन तो द डॉक्यूमेंट इज इन इटसेल्फ इज द कॉन्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन, वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की जा रही है. यहाँ पर बस बेसिकली किया जा रहा है कि पार्लियामेंट का बनना. सो इंग्लिश इज सच अ लैंग्वेज. सो एनीहाउ, तो यहाँ पर सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं पैरेलल टू एवरी टॉपिक दैट वी आर गोना स्टडी. ओके, सो फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, composition of council of states. What is council of states? It's Rajya Sabha. Composition of house of people. What is house of people in India? It's the lower house, the Lok Sabha. Then readjustment after each census. All right, duration of houses of parliament. So what we are going to do is we are going to study, we are going to read, all right, every article corresponding to the every topic that we are going to study amidst or through the chapter. Now let's revise what we did in the last class, which was we're not going to do the the parallels between UK government, UK parliament and the Indian parliament. We are just going to revise this chapter. So parliament, what we studied in this chapter in the last video. All right, yeah. So हमने पिछली बार यहाँ तक पढ़ लिया था. आई होप सबको ये दिखाई दे रहा हो, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था. एंड हमने इसके अंदर यही पढ़ा था कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आर्टिकल 79 से 122, ठीक है. जैसे आज मैं खुद से जो पढ़ रहा था दैट वाज जुडिशरी, तो 124 से 147 आर्टिकल तक जुडिशरी है हमारी. सो उससे पहले 179 आर्टिकल से 122 आर्टिकल तक हमारा पार्लियामेंट के बारे में, उसके कॉम्पोजिशन जो भी है पार्लियामेंट की, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है. तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था, हमने बस ये पढ़ा था कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. हमने, हाँ, इसको हम पढ़ चुके हैं. प्रेसिडेंट है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, विच इज़ राज्यसभा, द अपर हाउस, एंड द हाउस ऑफ द पीपल, द लोअर हाउस, द लोकसभा, ठीक है. इन 1954 द हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा वर अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल रिस्पेक्टिवली. 1954 के बाद हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा कहलाने लगे, उससे पहले वो हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाते थे, ठीक है. तो राज्यसभा इज़ द अपर हाउस, ये हम पढ़ चुके हैं, और द सेकंड चैम्बर लोकसभा इज़ द लोअर हाउस, और द फर्स्ट चैम्बर और द पॉपुलर हाउस, और राज्यसभा को हम हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं. द फॉर्मर as in the Rajya Sabha represent the states and the union territories of Indian Union, while the latter, that is Lok Sabha, represents the people of India as a whole, ठीक है. Though the President of India is not a member of either House of Parliament and does not sit in the Parliament to attend any of its meeting, he is an integral part of the Parliament, ठीक है. तो जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं कि what constitutes a parliament, what constitutes an Indian Parliament, then we say that Indian part
इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेजिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है. दिस इज बिकॉज अ बिल पास बाय, अब यहाँ पर ऐसा क्यों है कि जो प्रेजिडेंट हैं वो पार्लियामेंट के सेशंस में नहीं बैठते हैं, लेकिन ही इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज बिकॉज अ बिल पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ, ऑलराइट, विदाउट द प्रेजिडेंट्स असेंट. तो पहले तो ये भी था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना असेंट वो विद होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है. वो ऐसा क्यों नहीं है वो भी हम देखेंगे, ठीक है. ही ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस relating to the proceedings of the parliament, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ही समन्स एंड प्रोरोग्स बोथ द हाउसेज, ठीक है. प्रोरोग्स मतलब वो उसको खारिज कर देते हैं, एंड वो समन मतलब वो बुलाते हैं कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर सेशंस. डिजोल्व द लोकसभा, अब लोकसभा को पूरा डिजोल्व कर देने का जो पावर है वो भी प्रेसिडेंट के पास ही है, ठीक है. एंड यहाँ पर देखो कि राज्यसभा को नहीं बोल रखा, क्योंकि राज्यसभा डिजोल्व नहीं किया जा सकता, इट्स अ परमानेंट हाउस, ऑलराइट. एड्रेसेस बोथ द हाउसेस, ठीक है. इशू ऑर्डिनेंसेस व्हेन दे आर नॉट इन सेशन एंड सो ऑन. और इसके अलावा क्या है, जब हम प्रेसिडेंट एज अ चैप्टर पढ़ेंगे, एज अ टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे, ठीक है. In this respect, the framers of Indian Constitution relied on British pattern rather than the American pattern. ये obviously हम पढ़ चुके हैं कि British pattern क्या था, parliamentary system था, और American pattern क्या है, presidential system है. In Britain, the parliament consists of crown, ठीक है, the House of Lords and the House of Commons. By contrast, the American president is not an integral part of the legislature. In USA, the legislature, which is known as the Congress, consists of the Senate, the upper house, and the House of Representatives, the lower house. ठीक है, it's something generally पता होना चाहिए, general knowledge है. The parliamentary form of government emphasizes, okay, the parliamentary form of government emphasizes on interdependence between the legislative and executive, so that उनके बीच में एक harmonious relationship हो, ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, ऑलराइट. और ऑटोक्रेसी या डेस्पोटिज्म या टायरनी ये सारी चीज़ें ना हो, डिक्टेटरशिप. हेंस वी हैव द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक द क्राउन इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन, ऑलराइट. इंडिया में प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट है ये ठीक है. द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड lays stress on the separation of legislative and executive organs. Hence the American president is not regarded as a constituent part of the Congress, that is their parliament. Okay, so where is my pen? It's a green pen, I don't want to use it. Okay, let's start. आज हम स्टार्ट करेंगे composition of the two houses. So which two houses? The Rajya Sabha and the Lok Sabha, the upper house and the lower house, the house of elders and the house of the representatives. So सबसे पहले हम देखेंगे राज्य सभा, ठीक है. तो composition of राज्य सभा. The maximum strength of Rajya Sabha is fixed at 250, alright. तो maximum strength है वो 250 है. अब ज़रूरी नहीं है कि 250 के 250 जो सीट्स हैं वो ही occupied हो. Out of which, alright, 238 are to be representatives of the states, alright, and union territories elected indirectly, ठीक है. तो ये जितने भी यहाँ पर representatives हैं जो राज्यसभा में आते हैं, alright, ये सारे के सारे indirectly elect होकर आते हैं. अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, कब होते हैं और क्यों होते हैं, वो भी जब हम इलेक्शंस पे आएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है. हाँ, तो 250 में से 238 हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं और वो स्टेट्स को एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं. 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है. तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि यहीं से तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये निकल के आता है दैट कि अगर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, या कोई भी एक मिनिस्टर है, ठीक है, या तरीका फैन मिनिस्टर बैठा है जो पावर में, हाँ, तो वो उनके पास इन केस दे आर नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट दे हैव 6 months, ऑलराइट, टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. अब ये एवेन्यू जो है उनके लिए कैसे खुला है, ये ऐसे ही खुला है. फॉर एग्जाम्पल दे कैन आइदर गेट नॉमिनेटेड अमंग्स दीज 12 सीट्स, और फिर सेकेंड एवेन्यू तो यही है ऑब्वियसली कि वो या तो लोकसभा में इलेक्ट होकर आएँ या राज्यसभा में इलेक्ट होकर आएँ. अब
आप ये भी बोल सकते हो कि भाई लोकसभा में जो हैं इलेक्शंस वो तो हो चुके हैं, तो या राज्यसभा में भी हो चुके हैं, तो इसमें यही होता है कि इनमें से कोई अपनी जो सीट है, पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी वाइड एंड बिग जाइंट, जो हमें पता भी नहीं है वहाँ पर क्या क्या होता है। बट उसमें से एक ये चीज़ है कि किसी को फोर्सफुली मे बी, या पैसा खिला के, या जस्ट वॉलंटरीली वो ऐसा करते हैं कि अपनी सीट छोड़ दी उन्होंने, तो एक सीट है वो वेकेंट हो गई, तो उसके ऊपर इलेक्ट होकर कोई आ गया, उनको पहले से मिनिस्टर बना दिया था, नाउ दे हैव बिकम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो नाउ, एंड नाउ दे कैन बी स्टार्ट गवर्निंग द कंट्री. So, at present, the Rajya Sabha has 245 members. All right? So, हमने जो बोला यही कि 250 थे, ठीक है, ओरिजिनल जो हो सकते हैं, उसमें से 238 हैं जो सीट्स हैं, दे आर रिजर्व फॉर द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, एंड 12 हैं आर टू बी नॉमिनेटेड. ये नॉमिनेशंस भी कहाँ कहाँ से कब कब और क्यों क्यों होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, आगे आएगा. अब आज के टाइम पे जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 245 सीट्स हैं, वो हमारी क्या बोलेंगे, नॉट वेकेंट है. ओके, ऑफ दीज 225 members represent the states and 8 members represent the union territories and 12 members are nominated by the president. तो अब तुम ये याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो. 225 हैं वो मेंबर्स हैं, वो स्टेट्स के लिए हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ के लिए हैं, और 12 हमारे नॉमिनेटेड हैं. 12 तो यहाँ पर भी बता ही रखा है, तो 12 की 12 सीट्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं. ओके. The fourth schedule of constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories. And now this is an important thing. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए. अब अगर यहाँ पर ये इस चीज़ की बात की जा रही है कि फोर्थ स्केड्यूल है, ये बात अगर यहाँ पर की जा रही है, तो हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि फोर्थ स्केड्यूल है क्या. राइट. सो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनिशियली शुरू में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था, तब हमारे पास सिर्फ 8 स्केड्यूल्स थे, एंड विद टाइम वो बढ़कर 12 हो चुके हैं. तो उन 8 स्केड्यूल्स में से राइट, जो हमारा फोर्थ स्केड्यूल है, वेयर आर स्केड्यूल्स, यू सी, या दिस इज द 7th स्केड्यूल. राइट. तो उन 8 स्केड्यूल्स में से जो हमारा फोर्थ स्केड्यूल है, उसमें हमारी राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो mentioned है. Alright. Yeah, this must be the fourth schedule. Yeah, this is the fourth schedule. So you can see here. So ये हमारा जो फोर्थ स्केड्यूल है, यहाँ पर ये देखो, जैसे टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग टेबल देयर शैल बी अलॉटेड द नंबर ऑफ सीट्स स्पेसिफाइड इन द सेकेंड कॉलम. सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम. दे आर ऑफ अपोजिट टू दैट स्टेट और द यूनियन टेरिटरी एज द केस मे बी. ठीक है. एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ऑलराइट. तो है फॉर एग्जांपल हमारे आंध्र प्रदेश में 11 हैं, ठीक है, एंड तेलंगाना में 7 हैं, असम में 7 हैं, बिहार में 16 हैं, या अब तो मेरे ख्याल से इतनी नहीं होंगी, इतनी कम तो सीट्स, हाँ राज्यसभा में तो हो सकती है. राइट. नागालैंड में 1 है. तो ये किस बेसिस पे होती है, ये पॉपुलेशन बेसिस पर होती है. ठीक है. सो फोर्थ शेड्यूल में हमने देख लिया रिप्रेजेंट. तो हम अब पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स. हाँ, तो अब ये एक फीचर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अब राज्यसभा कैसे जो स्टेट्स को है या यूनियन टेरिटरीज है उनको कैसे रिप्रेजेंट करता है. और उसके अलावा चलो हम जो हमारे नॉमिनेटेड जो सीट्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली. तो वो कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे. ओके. यहाँ पर आने वाला टॉपिक नॉमिनेटेड मेंबर्स. सो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है.
तो हमने पहले भी ये बता रखा है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या है, ऊपर से अभी भी बता देता हूँ कि लोकसभा का जो स्टेट्स में पैरेलल है, ठीक है, यूनियन लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो लोअर हाउस है दैट इज़ लोकसभा, ऐसे ही स्टेट्स के लेवल पर जो उनकी गवर्नमेंट होती है वहाँ पर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। सो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है, उनके इलेक्टेड मेंबर्स से, ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके, तो यहाँ पर ये देखने की इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्टेड मेंबर्स लिख रखा है, ठीक है। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, पर हम इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं कि इतनी आपको टर्म जो है दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्या? एक तो ये कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स से ही जो राज्यसभा में स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उनका जो इलेक्शन का मोड है वो क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ऐसे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका भी ऐसे ही इलेक्शन होता है। तो जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। द सीट्स आर allotted to the states in Rajya Sabha on the basis of population. Hence, the number of representatives varies from state to state. For example, Uttar Pradesh has 31 members, while Tripura has 1 member only. You see, Tripura has just 1 member in Rajya Sabha. However, in USA, all states are given equal representation in the Senate. हमारा Senate क्या था? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। Irrespective of their population, USA has 50 states and the Senate has 100 members, ठीक है, 2 from each state. तो बस यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि जो हमारा राज्यसभा है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कैसे, कौन कौन सी स्टेट से कितने कितने आते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली ये याद करने की जरूरत नहीं है, अपने खुद की स्टेट की याद होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है? representation of union territories. The representatives of each union territory in the Rajya Sabha are indirectly elected by the members of an electoral college specially constituted for the purpose. So इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज क्या था उनका? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बेसिकली वोटर बेस्ड, ठीक है, जो वोट करने वाले हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हम इलेक्टोरल कॉलेज। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है, वो अलग से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इस पर्पस के लिए, जब हमारे यूनियन टेरिटरीज के लिए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं राज्यसभा में जाने होते हैं उसके लिए। दिस इलेक्शन इज also held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Okay, out of the 9 union territories, only 3, that is Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir, have representation in Rajya Sabha. The population of other 6 union territories are too small to have any representative in the Rajya Sabha. तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो राज्यसभा में जाते हैं because of the population which is the Delhi, the Puducherry and JNK. ठीक है, उसके अलावा दूसरी जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं है तो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं जाते हैं, उनको यूनियन है वो डायरेक्टली गवर्न करता है। तो इसके अलावा हम जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो हमें उसके अंदर ये भी होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिर्फ वो पार्ट लेते हैं। Okay, now the nominated members. The president nominates 12 members to the Rajya Sabha, okay, from people who have special knowledge. और अब यहाँ पर ये जो वर्ड आ गया स्पेशल नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यही कोट करना है अपने एग्ज़ाम में या कहीं पर अगर MCQ भी आता है तो वहाँ पे टिक करना है स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो ये कुछ 5 कीवर्ड्स हैं, इनको हमें ये याद रखना है, ठीक है। या तो उनके हो स्पेशल नॉलेज, ठीक है, या फिर उनका हो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ऑलराइट, द रैशनल बिहाइंड दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन इज टू प्रोवाइड एमिनेंट
persons a place in Rajya Sabha without going through the process of election. All right. It should be noted here that the American Senate has no nominated members. ठीक है, तो इसका पर्पस यही है कि जो एमिनेंट पर्सन्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए राज्यसभा में. ठीक है, एंड मे बी जस्ट दे कैन come forth with an agenda which concerns the art community or the literature community or the science community or maybe the social service community. Who knows? So राज्यसभा की कॉम्पोजिशन कर ली है, अब करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज फिक्स्ड एट 552. ठीक है, तो राज्यसभा की क्या थी 250, लोकसभा की क्या है 552. आउट ऑफ दिस 530 members are to be representatives of the states, right? 20 members are to be the representatives of the union territories and 2 members are to be nominated by the president from the Anglo-Indian community. Anglo-Indian community क्या है? For example 1947 में जो ब्रिटिशर्स थे, वो इंडिया छोड़कर वापस ब्रिटेन चले गए थे. ऑलराइट, बट सारे नहीं गए थे, कुछ उस कम्युनिटी के फिर भी यहाँ पर रह गए थे. ठीक है, तो उन लोगों को हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. एट प्रेजेंट द लोकसभा हैज़ 545 मेंबर्स. जैसे राज्यसभा में 245 मेंबर्स थे, तो यहाँ पे लोकसभा में 552 में से 545 मेंबर्स हैं. आउट ऑफ दीज 524 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स. जैसे वहाँ पर 225 थे, एंड 19 मेंबर्स रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज. जैसे वहाँ पर 8 थे, एंड 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. एंड बाय द वे जो ये एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन है इन द लोकसभा, ये अब बंद हो चुका है. ऑलराइट, ये शायद ये 4th पॉइंट यहाँ पे 4 लिख रखा है, शायद इसी को बताने के लिए होगा. लेट्स सी. See table 22.5 at the end of this chapter. 22.5. कुछ नहीं है टेबल में, बस लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स हैं फॉर एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. इट्स ओके. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स. द representatives ऑफ स्टेट्स इन लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स. ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर क्या समझी, दैट दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, वेयर एज इन राज्यसभा दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं जो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा हैं. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स. ऑलराइट, अब ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या है ये हम देखते हैं. तो इसका मतलब कुछ नहीं है. टेरिटरी मतलब एक लैंड रीजन हो गया ऑन द मैप और ऑन द मैप ऑफ द कंट्री. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टेट, तो हम इसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देंगे, बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल पॉपुलेशन, सो दैट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, फॉर एग्जांपल चलो ऐसे भी बोल लेते हैं, ये एक स्टेट है. ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो ये बन गई, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ये बन गई. अब ऐसा क्यों बना? ये बनी इसलिए है क्योंकि जो पॉपुलेशन इतने बड़े रीजन में थी, इतने बड़े रीजन में भी उतनी पॉपुलेशन है. सो ये पॉपुलेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटते हैं, डिलिमिट करते हैं. ठीक है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जो हमारे मेंबर हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं डायरेक्टली. किससे, कौन इलेक्ट करता है उनको? हमारे कॉमन मैन. ऑलराइट, तो इस एक रीजन को जो हमने बांट दिया, काट दिया, डिलिमिट कर दिया, इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं. ठीक है, एंड इट्स ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑफ our country. That is why they are using the word territorial constituency in the states. Okay, the election is based on the principle of universal adult franchise. अब universal adult franchise क्या है कि सबके पास वोट करने का हक है. ठीक है, फ्रेंचाइज क्या होता है? वोट करना. एडल्ट क्या होता है? whosoever is adult. एडल्ट किसको कहते हैं? 18+ एज वालों को. सो यूनिवर्सल मतलब सबके पास, मतलब सबके पास जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा है वोट करने का हक रखता है.
ऑलराइट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. Every Indian citizen who is above 18 years of age and who is not disqualified under the provision of constitution. Okay, तो सिर्फ 18 साल का होना ज़रूरी नहीं है, क्वालिफाइड भी होना ज़रूरी है. ठीक है, क्वालिफाइड तो सभी होते हैं, अलग से कुछ लोग होते हैं वो डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं. क्यों होते हैं और कब होते हैं वो हम जब इस रेलिवेंट टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम बताएंगे. अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ is eligible to vote at such election. Okay, the voting age was reduced from 21 to 18 years by the 61st constitutional amendment act 1988. तो ये अगर आप याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो. वैसे मेरे ख्याल से याद रखना चाहिए बिकॉज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988. ठीक है, उसमें जो एज थी वोटिंग एज वो 21 से 18 ईयर्स कर दी गई थी. ऑलराइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज. अब सेकंड जो लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रेस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि किस तरीके से हमारे जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके अंदर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को लोकसभा में लाया जाएगा और किस तरीके से उनका इलेक्शन होगा. To prescribe the manner of choosing the representatives of union territories in the Lok Sabha. Accordingly, the parliament has enacted the Union Territories Act. अब उस एक्ट के अंदर क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल. ठीक है, 1965. ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान देना है अब यहाँ पर कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें जो इलेक्शन होता है, ठीक है, जो हमारे डायरेक्टली इलेक्ट होकर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं यूनियन टेरिटरीज से, वो भी सिर्फ 3 है. ऑलराइट, दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK. और JNK ऑब्वियसली रिसेंटली यूनियन टेरिटरी बने. ठीक है, तो उससे पहले सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी होगा. तो वो एक एक्ट के तहत होता है. ठीक है, वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे मेंशन नहीं है जैसे हमारे स्टेट्स के लिए है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन था कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा. ठीक है, तो पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया कैसे. यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965. तो हमने अब तक यहाँ पर 2 चीज़ें देखी. एक तो 1988 में हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत हमारा जो 21 एज था फॉर वोटिंग वो 18 हो गया. और उसके अलावा हमारा 1965. ओके, ऑलमोस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, यू कैन सी ऑलमोस्ट आफ्टर 20 ईयर्स हमारा जो यूनियन टेरिटरीज है उनका डायरेक्ट इलेक्शन का रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल स्टार्ट हुआ थ्रू दिस एक्ट, बाय विच द मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज आर ऑल्सो chosen by direct election. Okay, now the nominated members. The president can nominate 2 members from Anglo-Indian community if the community is not adequately represented in the Lok Sabha. All right, यहाँ पर ये जो condition है ना, यही condition. If the community is not adequately represented in the Lok Sabha. Originally, this provision was to operate till 1960, but has been extended till 2020 by the 95th Amendment Act 2009. और 2020 में इसको बंद कर दिया गया. ठीक है. अब नाउ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा. अब लोकसभा में हमारे जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं. ठीक है, अब हम वो पढ़ेंगे. राइट, द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा आर एज फॉलोज. टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, क्यों होती हैं, देखते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शंस टू लोकसभा, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ओके, इन दिस रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग 2 प्रोविजंस. Each state is allotted a number of seats in the Lok Sabha in such a manner that the ratio between the number and its population is same for all the states. ठीक है, this provision does not apply to a state having a population of less than 6 million. What is 6 million? 60 lakhs. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हर एक जो स्टेट है उसको उतनी सीट्स अलॉट की जाएंगी इन पैरिटी विद एवरी अदर स्टेट. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेट 1, स्टेट
2, स्टेट 3 है, ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन है लेट्स से 10 मिलियन, राइट, 10 मिलियन, इसकी है लेट्स से 20 मिलियन, इसकी है लेट्स से 8 मिलियन, ठीक है। तो इन सब का इनको अब उनकी फॉर एग्जांपल यहाँ क्या बोल रखे हैं, सच मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर, दिस इज द नंबर, ये पॉपुलेशन है एंड इट्स पॉपुलेशन, सो दिस इज द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ सीट्स इज सेम। तो रेशियो अब कैसे कर सकते हैं, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 10 मिलियन बाय 10, ऑलराइट, 20 मिलियन बाय 20 एंड 8 मिलियन बाय 8। तो ये क्या हो गया, 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन, ठीक है। तो ये जो नंबर है, ये जो रेशियो है, ये सेम आ जाए सबका। इस तरीके से जो सबकी सीट्स हैं वो अलॉट की जाएंगी। तो अब ये जो सीट हैं ऐसे भी की जा सकती थी कि 10 मिलियन अपॉन लेट्स से 20, यहाँ पे 20 मिलियन लेट्स से 40, यहाँ पे 8 मिलियन लेट्स से 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 1/2 1/2 एंड 1/2 मिलियन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हाँ, ये रेशियो सेम आना चाहिए, उस हिसाब से फिर सीट्स जो हैं वो इतनी अलॉट हो जाती। सो दैट इज व्हाट दे वांट टू से। सेकंड पॉइंट क्या है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नॉट into territorial constituencies in such a manner that the ratio between the population of each constituency, okay, and the number of seats allotted to it is the same throughout the state, ठीक है। तो अब यही चीज़ इन्होंने आगे भी बोल दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो सीट मिली है उसका भी रेशियो ऐसे सेम आना चाहिए, रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो तो सीट्स का नंबर है और ये जो है वो पॉपुलेशन नंबर है, ठीक है, पर उनका रेशियो है वो सेम आना चाहिए। उस हिसाब से ही हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को सीट जो है, ठीक है, वो अलोकेट की जाती है। तो हमने ये देख लिया कि कैसे एक स्टेट को कितनी सीट्स मिलनी है वो मिलेंगी, एंड फिर उस स्टेट में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको सीट कैसे मिलेगी। सेम लॉजिक है दोनों के लिए कि उनका जो पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ सीट्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए सारी स्टेट्स में, एंड देन उन सारी स्टेट्स की हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ऑलराइट। इन ब्रीफ, द कॉन्स्टिट्यूशन ensures that there is uniformity of representation in two respects, between the different states and between the different constituency in the same state, alright. The expression population means the population as ascertained at the preceding census of which the relevant figures have been published, ठीक है, जो भी लास्ट सेंसस थे, ठीक है। तो 2011 का हमारे पास अब तक सेंसस है, लेकिन वो भी हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हम 1971 का सेंसस यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं, लेट्स सी। आफ्टर एवरी सेंसस अ रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन, ठीक है, क्योंकि देखो अब जो इंडिया है फॉर एग्जांपल इट्स द सेकंड लार्जेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड इट्स गोना ओवरटेक चाइना ऑब्वियसली इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है। दे प्रिडिक्ट इट टू बी द ईयर 2030। सो एनी हाउ, तो जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है इंडिया में। एक टाइम आएगा जब वो कम भी हो जाएगी और एक्चुअली कम होने लग गई है, ऑलराइट। बट अब वो बढ़ रही है और किसी किसी एरिया में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती है, किसी में कम बढ़ती है। तो उस हिसाब से आफ्टर एवरी 10 ईयर्स हमें जो ये है स्टेट्स की जो सीट्स हैं वो भी कम ज़्यादा करनी पड़ती हैं। और फॉर एग्जांपल, ठीक है, सबसे सिंपल सा लॉजिक है, फॉर एग्जांपल जैसे यूपी है हमारा, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड कंपेयर टू यू नो स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। या त्रिपुरा फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा, उसके अंदर तो एक ही सीट है भैया, ठीक है। तो दैट मीन्स वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। सो अब पॉपुलेशन कम है, इसका मतलब क्या है कि फिर उस स्टेट को राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन भी कम मिलेगी। अब इसके लिए तो स्टेट्स क्या ही सोचेंगे, एक ही चीज़ सोचेंगे, भाई चलो ठीक है, हम अपना जो है पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं फॉर मोर रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज मोर द रिप्रेजेंटेशन मोर द पावर, मोर द नंबर ऑफ सीट्स मोर द पावर। सो allocation of seats in Lok Sabha to the states care. For every census, a readjustment is to be made in allocation of seats in Lok Sabha to the states. Obviously, ठीक है, after every census.
डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि हर एक सेंसस के बाद हम जो हर एक स्टेट की सीट्स बदलेंगे और हर एक स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके उनके अंदर जो सीट्स हैं वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से हम आफ्टर एवरी 10 ईयर्स या आफ्टर एवरी सेंसस वो भी कम ज़्यादा करेंगे, चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, Parliament is empowered to determine the authority and the manner in which it is to be made. ठीक है, accordingly the Parliament has enacted the Delimitation Commission Acts in 1952, 62, 72 and 2002 for this purpose. So you see कि यहाँ पर 72 के बाद सीधा 2002 आया है। इसका एक रीज़न है, वो क्या है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर हमने क्या समझी कि ये जो स्टेट्स हैं इनको सीट्स कैसे अलॉट होंगी। ठीक है, और इन स्टेट्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको सीट्स कैसे अलॉट होंगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एम्पावर करता है और उसके लिए पार्लियामेंट ने फिर लॉ भी बना दिया है। ठीक है, उस लॉ का नाम क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। ठीक है, एंड उसके तहत डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत हमारी एक कमीशन बनती है जिसका नाम ऑब्वियसली है डिलिमिटेशन कमीशन। और वो डिलिमिटेशन कमीशन क्या करती है, जो आफ्टर एवरी सेंसस वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी जो लाइंस हैं या बाउंड्रीज हैं वो रीड्रॉ करती है अकॉर्डिंग टू सेंसस। ठीक है, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, तो अब आप ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 इसको तो रट लो, क्योंकि इस ईयर में इस अमेंडमेंट में, ठीक है, इतने ज़्यादा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस लाए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो वन ऑफ दोज अमेंडमेंट और वन ऑफ दोज चेंजेस इज दिस concerns the delimitation commission, and it says that it froze the allocation of seats in Lok Sabha to the states and the division of each state into territorial constituency till the year 2000. ठीक है, at the 1971 level. तो उन्होंने क्या बोला, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने बोल दिया कि अब जो 1971 का सेंसस है उसके हिसाब से ही स्टेट्स को सीट्स है एलोकेट होंगी और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट्स एलोकेट होंगे टिल द ईयर 2000. ऑलराइट, this ban on readjustment was extended for another 25 years, that is up to year 2026. We are in 2022 right now by the 84th amendment act of 2001. ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने इसको कुछ 25 to 30 ईयर्स के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद अनदर 25 ईयर्स के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया. ऑलराइट, विद द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स. सो अब मैंने जो यहाँ पर ये चीज़ बताई, उन्होंने एक्चुअली यही होता देखा कि भाई जो स्टेट्स थी वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लग रही थी. ऑल राइट, सो दैट दे गेट मोर रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. तो उन्होंने क्या किया कि ये जो फिनोमेना हो रहा था इसको लिमिट करने के लिए, बंद करने के लिए उन्होंने 1971 की जो सेंसस है उसके बेसिस पे ही सीट्स एलोकेट करना चालू कर दिया और बोला कि 25 ईयर्स बाद हम इसको देखेंगे. और 25 ईयर्स बाद भी उन्होंने देखा कि भाई पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अनदर 25 ईयर्स वी विल वेट एंड वी विल सी कि 2026 में क्या सिनेरियो है. ऑल राइट, 84th Amendment Act of 2001 also empowered the government to undertake readjustment, ठीक है, and rationalization of territorial constituencies in the states on the basis of the population figure of 1991 census. Later, the 87th Amendment Act of 2003 provided for the delimitation of constituencies, दिख रहा है ना, हाँ, on the basis of 2001 census, not 1991 census. However, this can be done without altering the number of seats allotted to each state in the Lok Sabha. तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी जो रीएडजस्टमेंट है या रैशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो सीट्स हैं वो बदल देंगे. राइट, मतलब नंबर ऑफ द सीट्स है वो बदल देंगे. ठीक है, तो हमने आज यहाँ तक पढ़ दिया है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन लोकसभा. हम इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारी क्लास में. एंड टिल देन आप पढ़ते रहें, एंड कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें. एंड टिल देन सायोनारा, मिलेंगे दोबारा. टेक केयर एंड कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट.
दिन जब होगा ना कोई भी किसी से मतलबी, और होगी ना ये दुनिया मुझसे और मैं सबसे अजनबी। नबी 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 अजनबी। नबी 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 अजनबी। नबी 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 अजनबी। नबी 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 अजनबी। होगी ना ये दुनिया मुझसे और मैं अजनबी।